सीएम से। यूनिसेफ प्रतिनिधि ने की मुलाकात। सीएम ने कहा, बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बच्चों के विकास पर हुई चर्चा। 15 मई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। बैठक में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। बैठक में सीएम सोरेन करेंगे शिरकत। पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए आर्मी जवान राम बाबू प्रसाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर दिया बयान और कहा, तिरंगा यात्रा निकालकर राजनीति कर रही बीजेपी। और कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने पीएम पर बोला हमला। पाकिस्तान मुद्दे पर भी पीएम को घेरा। कहा, 24 घंटे सातों दिन चुनाव मोड में रहते हैं पीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ की भारत गतिविधि बताते चले कि स्थितियां मैके फैक्ट्री की मुलाकात की। और इस बीच आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने झारखंड में बच्चों के समय विकास के लिए यूनिसेफ द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यों एवं गतिविधियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बाल अधिकारियों के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य के बच्चे हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। जब तक बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक उनके विकास की बात नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमारी सरकार बच्चों में कुपोषण और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए यूनिसेफ को सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। सभी के सहयोग से इस राज्य के बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर यूनिसेफ झारखंड के प्रमुख श्रीमती कनिका मित्रा और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट श्रीमती आस्था अलंग भी मौजूद थी। कल यानी कि 15 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विभागीय मंत्री भी बैठक में शिरकत करेंगे। राज्य की जनता की निगाहें कल की बैठक पर होगी और ऐसे में बैठक से जनता के कई विकास के कार्य पर फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट एक नियमित प्रक्रिया है जो कभी कभी समय समय पर होती है। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जब सरकार को जनहित के संबंध में कोई निर्णय लेना होता है या कोई नीतियां लागू करनी होती है राज्य में, तब कैबिनेट में उसे लाया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो प्रस्ताव कैबिनेट से पास करने हेतु भेजा जाता है, उस पर अंतिम मुहर कैबिनेट से ही लगती है, तब यह जाकर पूरे राज्य में लागू होती है। तो कल मुझे लगता है कि कल अगर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है तो कुछ अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे विभिन्न विभागों के, जिन पर की मुहर लगने की संभावना है। आगे देखिए कौन से राज्य हित के निर्णय कल के कैबिनेट में लिए जाते हैं, वो कल पता चल जाएगा। ज्यादा समय नहीं है और हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छे निर्णय कल के कैबिनेट में आ सकते हैं। और पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए सीवान के आर्मी जवान राम बाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर दोपहर 2:30 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना के शहीद राम बाबू प्रसाद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिजन से मुलाकात कर सांत्वना दी। बता दें कि राम बाबू प्रसाद 12 मई को पाकिस्तानी ड्रोन अटैक में घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी सोमवार मंगलवार रात 1 बजे मौत हो गई। वे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे। राम बाबू प्रसाद सीवान जिले के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसीलपुर गांव के रहने वाले थे। राम बाबू पाकिस्तान के हमले में नाकाम करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात थे। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं को तिरंगा यात्रा निकालने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह ने हमारे देश के नारी सैनिक का ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर नायक कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद ही आपत्तिजनक एवं निंदनीय टिप्पणी किया है। कांग्रेस की ओर से स्पष्ट मांग है कि बीजेपी ऐसे घटिया मानसिकता वाले मंत्री विजय शाह को अविलंब बर्खास्त कर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, तभी समझा जाएगा कि भाजपा राष्ट्रवाद के प्रति संवेदनशील है। के जवानों का मनोबल तोड़ने का विजय
या देश की 140 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करना और उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का विजय? किस चीज का विजय जुलूस निकाल रहे हैं ये? देश की जनता को जब जवाब देने की बारी आई तो उस जिम्मेवारी से भागने का विजय जुलूस निकाल रहे हैं ये? या उन 27 लोग जो मारे गए हैं उनकी मृत्यु का विजय जुलूस निकाल रहे हैं ये कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। ये तिरंगा और सिंदूर का सिर्फ अपमान कर रहे हैं, सिंदूर नाम के शब्द का अपमान कर रहे हैं और तिरंगा का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। इनके नस नस में तिरंगा और सिंदूर का राजनीतिक उपयोग करने का जो है वे खाका तैयार हो चुका है। ये अपनी हार को छुपाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए जो उनके चेहरे पर काली कूद चुकी है, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीज फायर कराया है। ये अपने व्यापारिक मित्रों को सेफ करने के लिए इन्होंने सीज फायर करा के देश के साथ खिलवाड़ किया है। जवाब इन्हें देना होगा। संसद का विशेष सत्र बुलाकर 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक की तमाम घटनाओं पर इन्हें देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए जवाब देना होगा। अपनी जिम्मेवारियों से और जवाबदेहियों से प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता भागे नहीं। ये विजय जुलूस निकाल रहे हैं कर्नल सोफिया को जो लोग आतंकवादी की बहन कहते हैं उस पर निकाल रहे हैं। एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ तिरंगा के सम्मान की रक्षा करने वाली बेटियों का ये अपमान कर रहे हैं। भाजपा की दोहरी और दोगली नीति है ये, जो देश की जनता चलने नहीं देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर एक सरकारी गतिविधि और राष्ट्र को संबोधन को चुनाव में जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि वे 24 घंटे 7 दिन चुनाव मोड में रहते हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हाल ही में राष्ट्र को संबोधित किया है और अब 10 दिनों तक तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने देश में कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए इतनी सफाई देने की जरूरत है। पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने आतंकवादी मारे गए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान की ओर से हुए हमलों में हमारे कितने जवान और आम नागरिक शहीद हुए हैं। बीएसएफ का एक जवान आज भी पाकिस्तान की हिरासत में, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। प्रधानमंत्री के हर एक्ट को चुनाव से जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि अभी उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, फिर तुरंत से अब 10 दिन तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अरे देशभक्ति में क्या कमी है जो आपको तिरंगा यात्रा निकालना पड़ रहा है? आपने कोई देश को धोखा दिया है क्या? जो धोखा देता है वही बार बार बताता है कि मैं बिल्कुल साफ हूं, मैं देशभक्त हूं। जो चोर रहेगा वो बोलेगा ईमानदार हैं, जो धोखेबाज रहेगा वो बोलेगा कि हम सबसे बढ़िया आदमी हैं। तो इस तरह से नहीं चलता है, लेकिन ठीक है, अब उनको 24/7 राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, सत्ता हथियाना है, उसी के काम में लगे रहते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। मैंने मानता है कि सिंदूर के साथ धोखा हुआ, इसलिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब जब सिंदूर के साथ धोखा हुआ है तब तक नुकसान हुआ है, और देश को जो नुकसान हुआ है, जो 27 जो जाने गई है और उसके बाद फिर कई और जाने गई, आप उसका डिटेल्स तो बताते हो। आप अपना डिटेल्स नहीं बताते हो कि कितने नागरिक मरे, कितने सैनिक मरे। जो साहू जो अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है, वो सीज फायर के पहले छूटा या सीज फायर के 7 दिन के अंदर छूटेगा? क्या आपने सीज फायर जब किया तो आपने इन बातों पर चर्चा की है? और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं किया है? आप किसी के सिंदूर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? और आगे बढ़ेंगे, जहां जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता अमित विक्रम ने चुनाव से पहले देश भर में प्रवासी बिहारियों के पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी को बताना चाहिए कि बिहार से पलायन रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है। पिछले 11 सालों से केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में पिछले 20 सालों में अधिकांश समय बीजेपी सरकार का ही हिस्सा रही है, और ऐसे में फिर भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहने को मजबूर हैं। बिहार से इतनी बड़ी संख्या में हो रहे पलायन के लिए बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लालू जी के जंगल राज का डर दिखाकर बीजेपी वाले कब तक वोट लेते रहेंगे। बीजेपी को अब अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के साथ साझा करना चाहिए।
प्रवासी बिहारियों से वोट मांगने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है। जन स्वराज ने वादा किया है कि 2025 छठ के बाद युवाओं को बिहार से पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उनके लिए बिहार में ही 10 या 15 हजार रुपए के रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। देखिए, बिहार की भाजपा की जो सरकार है 20 वर्षों से सत्ता में, हम तो चाहते हैं कि वो मजदूरों के पास जाएं और प्रवासी बिहारियों के पास जाएं और पहले काम गिनाएं। उनको तो खुद में भाजपा की टीम को सोचना चाहिए, अगर उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बिहार में काम किया होता तो आज 3 करोड़ अप्रवासी मजदूर रजिस्टर्ड जो है और अनरजिस्टर्ड के तौर पर यह संख्या दुगनी हो सकती है। और मैंने शुरू में ही कहा कि इनकी आय, मासिक आय 10,000 से कम है। ये जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं, इनकी मासिक आय का भी डेटा है सरकार के पास, उनकी मासिक आय 10,000 से कम। तो भाजपा अगर जा रही है तो सबसे पहले उन मजदूरों को ये बताना चाहिए कि आखिर उनकी वह दुर्दशा क्यों है। हम तो जा रहे हैं इस बात के साथ जा रहे हैं कि आपकी दुर्दशा किन लोगों की वजह से है, और उन लोगों की वजह से है जो पिछले 3-4 दशकों से बिहार में सत्ता में है। तो सत्ता पक्ष यदि जा रहा है तो वो आखिर किसको दोष देंगे? लालू जी के जंगल राज को दोष दे करके वो लोग कितने दिन तक बिहारियों को ठगेंगे, बिहार के मजदूरों को बेवकूफ बनाएंगे? लालू जी के जंगल राज के नाम पर 20 साल तो राज किया उन्होंने, अब अपनी उपलब्धि भी बतानी चाहिए। मजदूरों के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था यहां बनाई है, या ठीक है अप्रवासी ही मजदूर है, अप्रवासी मजदूर के लिए उन्होंने क्या बेहतर कर दिया? चलिए, आपने बिहार में रोजगार नहीं दिया, लेकिन अप्रवासी मजदूर के लिए आपने क्या किया? क्या उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी आप लेकर के आए? क्या उनके लिए कोई ग्रुप इंश्योरेंस लेकर आया? आप करते क्या है? स्पेशल ट्रेन। इनकी जो नीति बन रही है कि ये छठ पूजा, दुर्गा पूजा में चलाएंगे स्पेशल ट्रेन, देंगे सात्विक भोजन और भारत या सरकार या बिहार की सरकार का गुणगान करेंगे। तो ये स्पेशल ट्रेन देना और सात्विक भोजन कराना, ये उनकी मूलभूत जरूरत तो है नहीं। उनकी मूलभूत जरूरत है बिहार में रोजगार, या मान लीजिए जब तक आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो उनकी बेहतर जीवन के लिए, उनके बेहतर जीवन यापन की व्यवस्था के लिए, या उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए भी कुछ किया होता। बिहार की सारी यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है? मैंने कहा शिक्षा के लिए बहुत बड़ा पलायन होता है। और झारखंड में बांग्ला भाषा और बांग्ला भाषी समाज के खिलाफ कथित सरकारी उपेक्षा किससे बांग्ला भाषियों के गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। जी हां, इसी कड़ी में बुधवार को पूरे राज्य भर में झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन हुआ और जिला उपायुक्त के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन को विरोध पत्र सौंपा गया। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन में जिले के कई बांग्ला भाषी संगठनों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए विवादित बयान पहले छात्र लाएंगे फिर शिक्षक और पुस्तक देंगे पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई। इसके साथ ही रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से उनके नाम को हटाने और निर्णय का भी विरोध हुआ। समिति के जिला महासचिव ने बताया कि समाज में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बांग्ला भाषी समाज अब किसी भी स्थिति में चुप नहीं बैठेगा और आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। आंदोलन के दूसरे चरण में 19 मई को असम के सिलचर भाषा शहीद दिवस के मौके पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से बांग्ला जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी और ये अभियान प्रदेश की सभी पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक मांग पत्र दे रहे हैं। पिछले दिनों खासकर जो ऐसा घटना हुआ है जिससे पूरे बंग समाज हताश है, बंग समाज इसके ऊपर काफी नाराज है, क्योंकि आपको पता ही होगा आपके द्वारा मीडिया के द्वारा हम लोग को पता लगा कि रांची विश्वविद्यालय का नाम जो 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम में किया गया था, एकाएक उस विश्वविद्यालय के नाम को चेंज कर दिया गया है। दूसरी बात है, पिछले 25 साल जब से झारखंड हुआ है तब से जितने भी बांग्ला गवर्नमेंट स्कूल या माइनॉरिटी स्कूल थे उस स्कूलों में बांग्ला की किताब नहीं मिलने के कारण आज वो बंद होने का कागार करे। इसी को लेकर हमारे समिति के जो शीर्ष मंडल है वो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिले थे, उनको एक मांग पत्र दिए थे और रिक्वेस्ट किए थे कि पीजी से केजी तक जैसे पहले भी बांग्ला में किताब मुहैया करवाया जाता था या मार्केट में एनसीईआरटी द्वारा किताब मिला जाता था, वैसे व्यवस्था शुरू किया जाए जैसे बच्चे बांग्ला पढ़ सके। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्ट बयान दिया गया। उनका कहना है कि पहले आप स्कूलों में बांग्ला स्टूडेंट दीजिए। और वही मातृ दिवस के अवसर पर एक भावपूर्ण और साहित्यिक वातावरण में जो है मोना बग्गा की बहुप्रतीक्षित काव्य संग्रह हव्वा की बेटिया का लोकार्पण किया गया है, जहां पर
अनेक साहित्यकार, कवि, पाठकगण और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। संग्रह नारी चेतना, मां बेटी के रिश्ते और स्त्री सशक्तिकरण के विषयों को केंद्र में रखकर रचा गया है। मोना बग्गा ने इस पुस्तक को अपनी मां को समर्पित करते हुए कहा कि हर स्त्री में एक हवा बसती है, सवाल करती, सहती, मगर अंततः अपने अस्तित्व को पहचानती और स्वीकारती हुई। ये पुस्तक मेरी मां और उन तमाम बेटियों को समर्पित है जो अपनी आवाज बनाना सीख रही हैं। तो वही मोगा बग्गा की कविता स्त्री की आत्मा से निकलकर एक गूंज है जो केवल भावनात्मक नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक संवाद भी करती है। लोकार्पण समारोह में कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें मोना बग्गा ने अपनी काव्य रचना में मैं हवा की बेटी हूं का पाठ किया। ये मेरा सपना था किताब लिखना और अनुभव ले रही थी जिंदगी के कि बहुत अनुभवी हो जाऊं तभी कुछ लिख पाऊं, क्योंकि किताब छपवाना आज के समय में बहुत आसान है, कुछ भी लिख जाना भी बहुत आसान है। तो मेरे लिए था कि मैं जिंदगी के बहुत अनुभव इकट्ठे करूं और उसको एक सत्यता की जमीन पे लिखूं। तो वही मैंने लिखी है इस हवा की बेटी में। क्या कुछ उकेरा है आपने इस किताब में? इस किताब में नहीं कहूंगी कि सिर्फ बेटियों के बारे में बात है, फिर माँ के लिए भी कविता है। जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं उन पे भी कविताएं हैं। मैं अपने पिता को भी याद कर रही हूँ, इसमें माँ को भी याद कर रही हूँ। छोटी छोटी बातें हैं, गंगा किनारे बैठ के जो विचार आते हैं उन पर बातें हैं। कुछ आप रूह से बात करते हैं, कुछ खामोशियों से बात करते हैं। क्योंकि मैम इतने दिनों के सफर में लगातार चूंकि आप इससे ट्रैक पे हैं, तो अभी ये ख्याल आया क्या कुछ मोटो है, उद्देश्य है इसका? ये ख्याल तो बहुत पहले से आया था और लिखी बहुत पहले से थी, लेकिन किताब छपवाने का ख्याल मुझे आज भी शायद ना आता अगर रतन भैया ने मुझे बहुत प्रोत्साहित ना किया होता। तो रतन भैया ने मुझे कहा कि अब तुम्हारी किताब आनी चाहिए, तब मैंने इस पे विचार किया और बहुत सोचा, तब मैंने ये किताब मैं लाने की हिम्मत कर पाई। नहीं तो मैं अभी भी सोचती थी कि नहीं, अभी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पा रही हूँ शायद, इसलिए अभी तक नहीं लाने का विचार। आने वाले दिनों में क्या कुछ सोचा है और आपने? आने वाले दिन में सबसे पहले अब इसके बाद मेरी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जिसको उपन्यास के रूप में मैं लाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अभी मेरे परिवार में ऐसी घटना घटी है। सरदार करमजीत सिंह जी, जो कैप्टन करमजीत सिंह जी शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, मैं उनकी जीवनी लिखना चाहूंगी सबसे पहले। और अब मैं सबसे पहले उन पर काम कल से ही शुरू कर रही हूँ और उनकी किताब, उनकी जीवनी, उनकी इतनी अच्छाइयाँ हैं 30 सालों के सफर की, कि उनको मैं लाना चाहूँगी। कब तक हो जाएगा मैम ये कंप्लीट? वो बहुत जल्द हो जाएगा। मैं उसके लिए बहुत आराम से भी लिखना चाहती हूँ और बहुत जल्द भी लाने की इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं जब उनके दोस्तों से मिली और उनकी एक एक छोटी छोटी बात कॉलेज की और सब जगह की सुनी, तो मुझे लगता है कि 30 साल के सफर में उसने कितने सालों की जिंदगी जी के वो चला गया है। तो मैं वही चाहती हूँ। कैमूर जिले में 241 गृह नक्षत्रों के पद के लिए बहाली की गई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें कुल 19,838 आवेदकों का आवेदन किया गया है। और ऐसे में इसके लिए जिला मुख्यालय भभुआ के जगजीवन स्टेडियम के मैदान में 15 मई से 4 जून तक फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 1600 मीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और मेडिकल शामिल है, जिसकी तैयारी के लिए मंगलवार को गृह रक्षक के रोहतास के कमांडेंट सह प्रभारी कैमूर जिला कमांडेंट रवि कुमार रुद्रा कैमूर पहुंचे और जगजीवन स्टेडियम मैदान में चल रही तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ शिव शंकर राग कुमार रा और इसी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ विजय कुमार और DCLR भभुआ अनुपम कुमार जगजीवन स्टेडियम पहुंचे और सभी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराने एवं अभ्यर्थियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई और मैदान का निरीक्षण किया गया। सभी अवगत हैं कि कैमूर जिले में 241 पद आवंटित किए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से, जिसके विरुद्ध इस जिले में 19,838 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुरुषों की बहाली 15/5/2025 निर्धारित है, जो कि 4 जून तक चलेगी, जिसमें 3 दिन 2, 3, 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। एग्जाम के दौरान प्रवेश पत्र का टाइमिंग 4 स्लॉट में है। पहला स्लॉट 4 बजे से है सुबह, दूसरा 4:30, तीसरा 5 और चौथा 5:30। 5:30 बजे की स्लॉट के बाद प्रवेश एंट्री बंद है और ये दौड़ का स्थान है जगजीवन स्टेडियम भभुआ में। 320 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 5 राउंड का दौड़ लगानी होगी। प्रक्रिया पूरी तरह RFID युक्त होगी, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा।
टेक्निकल एजेंसी द्वारा कराई जा रही है, जिसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। न केवल दौड़ के अलावा जितने भी इवेंट हैं, सभी इवेंट को बायोमेट्रिक के साथ साथ सीसीटीवी वीडियोग्राफी के साथ कैप्चर किया जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर विधि व्यवस्था एवं पदाधिकारियों की पदस्थापन के साथ प्रतिनियुक्ति है, ताकि कहीं भी कोई भी माल प्रैक्टिसेस और मैनिपुलेशन ना हो। बिहार होमगार्ड के सभी बंदे हैं, कम से कम 130-40 प्लस हैं और हमारे ग्राउंड से जो है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था और जो है 57-58 बंदों का सिलेक्शन हो गया है, तो आज उसका जो सम्मान समारोह आपके अंडर में जो बचे थे 58 आज जो है कि सम्मान समारोह रखा गया है। अभी देखिए टेंट का गाड़ी दिया गया और देखिए हमारे ग्राउंड से जो है बहुत सारे बंदे जो इस समय फिजिकल पास हो रहे हैं और 5 फीट हाई जंप वाले कम से कम 15-20 बंदे हैं, करीब 15 नंबर 15-20 बंदे कर दे रहे हैं। और देखिए सामने क्या होता है आगे 15 से जो है फिजिकल स्टार्ट है। हम लोग कर रहे हैं तैयारी 3 महीना। सर के अंडर में रह के कितने दिन तैयारी की है? सर के अंदर में सर इतना बढ़ना है, हम लोग का तैयारी अच्छा कराते हैं। अच्छा, हाई जंप बढ़ना मरवाते हैं, गोला खिंचवाते हैं। आपका क्या टाइमिंग है? हमारा टाइम है 3:30। मतलब दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कर दे रहे हैं? हाँ, सब फाइनल। तो मतलब ये 15 मेरा नंबर, मैंने इसमें एकदम सेलेक्ट आपको उम्मीद है कि सेलेक्ट हो जाएगा ना? हम होमगार्ड की तैयारी यहाँ पिछले 2 हफ्तों से कर रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि हम लोगों का टाइमिंग बहुत कम आ रहा था और सर जी ने बहुत अथक परिश्रम किया, प्रयास किया, बहुत सारे टिप्स दिए और हम लोग उनको फॉलो किया और उसी का ये हम लोग को रिजल्ट मिला है कि हम लोग का टाइमिंग बहुत बढ़िया हो गया है। इससे पहले हम लोग का टाइमिंग 7 मिनट से ज़्यादा लग जा रहा था, लेकिन सर के नेतृत्व में हम लोग जो टाइमिंग है अब 5:30-5:40 आने लगा है। अंतिम में कितना मार दे रहे हैं? जी सर, दौड़ कितना निकाल रहे हैं? हाँ, दौड़ का ही टाइम बता रहे हैं कि 5 मिनट 30 सेकेंड 35 सेकेंड हम लोग का आ जा रहा है। गोला, हाई जंप? गोला हम लोगों का जो कि सर के आने से पहले हमारा 15 फीट 17 फीट था, लेकिन सर के जो नेतृत्व हम किए तो हमारा गोला भी करीब। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रारंभ किए गए जिला रामगढ़ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चास बोकारो में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए यह सिद्ध कर दिया गया है कि समर्पण और मेहनत के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये विद्यालय आज उन हजारों रुपए फीस लेने वाले निजी स्कूल के लिए भी एक उदाहरण बन गया है और जिनके विद्यार्थी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बोकारो जिले के सरकारी विद्यालय ने ऐसे समय में शैक्षिक उत्कृष्टता की नई मिसाल पेश की है जब शिक्षा केवल संसाधनों पर आधारित मानी जाती है। विद्यालय के 100% छात्र सफल हो रहे हैं और कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों की बात कर रहे हैं तो अभय कुमार और अभिनव गुप्ता दोनों ने समान रूप से 477 अंक अर्जित कर 95.4% अंक प्राप्त किए हैं। प्रियंका कुमारी ने 463 अंक हासिल कर 94.2%, प्रज्ञा कुमारी ने 459 अंक के साथ 92.6% और पंचमी कुमारी ने 448 अंक लाकर 89.6% तथा भोला कुमार शर्मा ने 447 अंक के साथ 89.4% अंक प्राप्त किए हैं। इस सफलता के बाद छात्रों ने राज्य के मुख्यमंत्री का आभार जताया है। छात्रों का कहना है कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूल में फ्री में सीबीएसई की पढ़ाई पढ़ेंगे और स्कूल के साथ राज्य और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। पहले के कंपैरिजन में अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधा है और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सर, स्कूल ऑफ सीएम एक्सीलेंस बनने से ये लाभ हो रहा है कि जो बच्चे सीबीएसई स्कूल में पहले नहीं पढ़ पाते थे अब उनको भी मौका मिल रहा है कि वे पढ़ सकते हैं। सर, इस सफलता के लिए मैं श्रेय अपने टीचर और अपने माता पिता को दूंगा। पिताजी तो एक रूरल बैकग्राउंड में एक शॉपकीपर हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिला। स्कूल अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा सीबीएसई और वो भी फ्री में, तो ये मतलब किसी भी नहीं हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल हुआ और बस अच्छे यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव है। स्टार्टिंग से ही मतलब कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में पढ़े थे और लास्ट हमें रिवाइज कर लिए, बस हो गया। हमको न्यूज़ से पता चला और टीचर भी यहाँ के बताए थे हमको कि स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया, टीचर बेटर आ गया। यस सर। उसमें 85% शिक्षक का बहुत सही हो गया, वो इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट को।
नहीं, पहले तो सोचा नहीं था क्योंकि आज तक कोई भी सीएम ऐसा काम नहीं किए। लेकिन जब ये सीएम मतलब वो बात चल रही थी कि होगा स्कूल, तो मुझे लगा भी नहीं था कि ये स्कूल बन पाएगा। मुझे लगा कि ऐसे जैसे सीएम बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे और हम बच्चों का कुछ हो नहीं पाएगा। और हमारे जैसे जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते हैं और उनके लिए सीबीएसई मतलब पढ़ना मतलब एक सपना हो जाता है। तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए 9-10 भी जैक से किया क्योंकि हमारे बैकग्राउंड अच्छे नहीं थे। लेकिन 11-12 में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने छोड़ा नहीं। मैंने इस स्कूल को चुना और मैंने फिर से इसी में सीबीएसई से तैयारी की और मैंने अपने पढ़ाई को आगे किया। इस स्कूल के बारे में तो मुझे मतलब ये तो पहला स्कूल था, ये हमारा बोले तो बैच भी हमारा पहला है। तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इस स्कूल में आती हूँ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जो मतलब पहले बार किसी चीज को करना उसमें तो डर तो लगता ही है। लेकिन जब मैं आई इस स्कूल में कुछ दिन पढ़ा, मैंने टीचर को समझा, मैंने टीचर इतने अच्छे थे, वो मतलब हर बातों को इतनी अच्छी तरीके से समझाते थे ना कि वो किसी को भी समझ में आ जाए, एक एक बच्चा समझ सकता था। तब मुझे लगा कि हाँ ये स्कूल मेरे लिए बेस्ट है और मैं ये स्कूल में चाहूँ तो अगर टीचर मुझे सपोर्ट करे तो मैं कुछ कर सकती हूँ। और टीचर बहुत सपोर्टिव है यहाँ के। सर, इस स्कूल को मैंने 2023 में ज्वाइन किया था जब मेरी 9वीं की कक्षाएं शुरू हुई थी। और इस स्कूल से मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव मिला क्योंकि इस स्कूल के टीचर्स ने मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, जिसके कारण मैं आज यहाँ आप सभी के समक्ष कुछ बोल पा रहा हूँ। और यहाँ का जो ज्ञान था वो सिर्फ पढ़ाई के विषय में नहीं था बल्कि हमें सामाजिक रूप में भी एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा ओहदा मिल सके, उस लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान था। सर, मेरा आगे का प्लान तो फिक्स है कि मुझे किसी भी फील्ड में जाकर अपने देश को सपोर्ट करना है, वो चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई भी फील्ड हो, बस मुझे अपने देश को सपोर्ट करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।